हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मरियम नवाज के साबिक तर्जुमान मोहम्मद जुबैर की वजीर आजम शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद। बड़े आलमी फोरम पर करप्शन के खिलाफ तकरीर को झूठ का पलंदा करार दे दिया। शहबाज हुकूमत के दौर में होने वाली करप्शन पर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया। नून लीग के साबिक रहनुमा मोहम्मद जुबैर आखिर शरीफ खानदान के खिलाफ क्यों हुए, इनकी पार्टी में किससे इख्तलाफात थे, इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर और इन्हीं से हम अहम तफसीलात जानेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के क्रिकेटर हैदर अली की बरतानिया में रेप केस में बरियत हो गई। लड़की ने हैदर अली पर इल्जाम क्यों लगाया, अदालत ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को किन शवाहिद पर बरी किया, इस सारे केस की एक्सक्लूसिव तफसीलात के लिए लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह। और पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात कम ना हो सके, अलीमा खान एक बार फिर शेर अफजल मरवत पर बरस पड़ी। एमएनए शेर अफजल मरवत पर एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित का इल्जाम लगा दिया। दूसरी तरफ महमूद खान अचकजई ऑपोजिशन लीडर नामजद ना होने पर पीटीआई से खफा हो गए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जुबैर साहब, बड़ी धुआंधार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजीर आजम शहबाज शरीफ पर शदीद तनकीद की। आपने जो है कुछ करप्शन की शवाहिद जो है वो भी पेश की, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी पेश कर दी। आपकी एक्स पार्टी तो आपसे, आपकी इन बातों से, इन हरकतों से नाराज ही नजर आती है। कहते हैं ये आए थे पैराशूटर की तरह और फिर जब अपना काम नहीं बना चले गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो ये बिल्कुल गलत तासुर है मेरा ख्याल। मैंने थोड़ा सा उसका इंटरव्यू भी देखा था कल आपके प्रोग्राम में हनीफ अब्बासी का। पैराशूटर थी, तो पैराशूटर अगर होता, मैं तो टेक्नोक्रेट था। और पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है 2 से ज्यादा टेक्नोक्रेट ऐसे नहीं है जो कि हुकूमत अपनी, जिसमें हुकूमत ज्वाइन करते हैं, उसके बाद जब हुकूमत चली जाती है तो घर चले जाते हैं। अभी मोहिद यूसुफ को ले लें, मलिया लोधी को ले लें, डॉक्टर इरशाद हुसैन को ले लें, जिसको भी ले लें। मैं और मिफ्ता इस्माइल द ओनली वंस के 2018 में हुकूमत आने के बाद हम ना सिर्फ, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ कि ना सिर्फ खड़ा रहा बल्कि लीड कर रहा था। और अगर सारा क्रेडिट और तकरीबन ज्यादातर क्रेडिट पार्टी की रिवाइवल और इस जो भी जद्दोजहद थी उसकी सक्सेस में मरियम नवाज को दिया जाता, तो मरियम नवाज के तो राइट हैंड पर मैं था थ्रू आउट। और हमारे भारी भरकम बहुत बड़े बड़े आज जो गुजरा हैं वो तो जाती उम्र के 10 किलोमीटर करीब भी नहीं आते थे। तो मुझे ये कोई नहीं कह सकता कि मैं मुश्किल वक्त में नहीं करता। और सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त में तर्जुमान मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज उस वक्त जब गुजरांवाला तकरीर से 10 दिन पहले की ये बात है, जब हमले शुरू हुए थे। वो कोई आसान काम तो नहीं होता, आपको वो कंधों पर अपना बोझ उठाना पड़ता है। जबकि बड़े सीनियर जो हमारे रहनुमा थे, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, वो भी उस पॉलिटिक्स को अब मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छी तरह समझते थे कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और मेरी तो कोई लड़ाई थी ही नहीं, मैं तो मेरे बैकग्राउंड फौज से था। लेकिन मियां नवाज शरीफ, आई थॉट एंड आई स्टिल बिलीव कि उस वक्त ही वाज ऑन द राइट। और उनको सपोर्ट करना एक बनता था कि जाहिर है उन्होंने, मैं एक्नॉलेज भी करता हूँ, उन्होंने बड़ी पोजीशंस दी थी, बावजूद इसके कि मेरा कोई इतना खास पॉलिटिक्स में बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन मैंने उसका पूरा प्राइस पे की और अपनी तरफ से मैंने उस हद तक उनके साथ उस वक्त तक चला जब उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई थी। अब एक सख्त और जारहाना बयानिया जो था उसका आप कहते हैं कि आपने बोझ उठाया, 2020 की ही मैं बात कर रही हूँ, वो बात ठीक है। लेकिन आपके लिए ये भी तनकीद की जाती है कि फिर शायद पीडीएम में आपको ओहदा नहीं दिया गया, इसलिए जो है वो आप नाराज हो गए। थोड़ा सब्र कर लेते, आप नॉन सियासी आपका बैकग्राउंड था, इसलिए आप में सब्र तहम्मुल नहीं था। सब्र करते थोड़ा सा तो शायद जो है वो आप भी सर्वाइव कर जाते पार्टी में। जी, एक इंसिडेंट नहीं होता कि आप पार्टी छोड़ देते हैं, एक प्रोसेस होता है। और वो प्रोसेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू हुआ था अप्रैल 2022 में। उससे पहले 1-2 महीने पहले जब फैसला हो गया था। लेकिन मैंने तो नहीं पार्टी छोड़ी थी, मैं तो दिफा भी करता था। जब पीटीएम बंद थी मैं तो हुकूमत के साथ खड़ा था। एक बयान भी मेरा ऐसा नहीं आया होगा जिसमें मैंने हुकूमत को क्रिटिसाइज, अंदर मैं बिल्कुल डिसएग्री कर रहा था। बहुत सी चीजें हो रही थी जो कि शदीद इख्तिलाफ का बायस बनी। मेरा ख्याल है ज्यादातर लोग उस चीज से मायूस भी हुए कि जी जो पार्टी सिविलियन बालादस्ती की बात कर रही थी और उसकी जद्दोजहद कर रही थी वो एकदम से पीछे कैसे हट गई। तो मैंने छोड़ी है पार्टी जाके दिसंबर 2023 में, इलेक्शन से 2 महीने पहले। मैं तो तकरीबन 1.5-2 साल तक पार्टी के साथ खड़ा हुआ था। पार्टी के साथ अंदरूनी इख्तिलाफात थे, मरीम नवाज के साथ इख्तिलाफात थे। बाकी जो जब लोगों
ये कहा कि जी वो अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पावर है और वो सिविलियन बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, वो सारे जो है रिकॉर्ड कैसेट्स एक बक्से में बंद करके आपने पिंडी भिजवा दी, तो जाहिर सी बात है फिर आप किस बेसिस पर आप स्टैंड अप कर सकते हैं उस पार्टी के लिए। ये तो नहीं हो सकता कि जी, और मैंने तो बिल्कुल स्पेसिफिक रीजंस के लिए ज्वाइन की थी PMLN, जब उन्होंने वो अपने प्रिंसिपल्स, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी के हवाले से थे, चाहे वो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से थे, चाहे वो इकोनॉमिक्स के हवाले से थे, क्योंकि मैं ये बता दूं रबिया आपको कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दे जस्ट हैपन टू बी ब्रदर्स। अगर वो भाई ना होते तो वो उनका कोई कॉमन एस्पेक्ट था ही नहीं पॉलिटिक्स में। और ये आज की बात नहीं, हमेशा से शहबाज शरीफ कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे फौज के साथ, कभी भी। और सिर्फ ये मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा कि बाहर उनका ये थिंकिंग थी, वो अंदर बैठ के हमें कहते थे कि ना 93 में काकड़ फॉर्मूला होता, ना 99 में मार्शल लगता, ना धरना होता, ना पनामा होता, ना डॉन लीक्स होता, ना तोड़ फोड़ होती पार्टी में, अगर शहबाज शरीफ की बात उनके बड़े भाई मानते। लेकिन और ये बिल्कुल सबको पार्टी में आज भी सबको पता है कि दो मुख्तलिफ ग्रुप थे, एक मुफाहमती ग्रुप था, एक मज़ामती ग्रुप था, और दोनों की बातचीत तक नहीं थी। ठीक जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया सर हमें। आपने बड़ी अहम बात की और इट्स फर्स्ट टाइम किसी ने इसको इस तरीके से फ्रेज करके पेश किया है, जो आपने कहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब भाई ना होते तो ये एक दूसरे के साथ चल ही नहीं सकते थे, शायद बैठ भी नहीं सकते थे, इतने दे स्टैंड पोल अपार्ट। तो फिर 2022 में आखिर मियां नवाज शरीफ साहब को समझ आ गई कि उन्हें जो काम उनको काकड़ फार्मूले के वक्त करना चाहिए था 93 में, या इनको 99 में, या बाद में इनको जो ऑफर्स हुई 2017-16 में, उन्होंने जाके 2022 में, मतलब अगेन उनको 30 साल लग गए हैं ये समझने में नवाज शरीफ साहब को कि मेरी जगह ये बेहतर भाई है। मुझे नहीं पता उनको किस बात ने इन्फ्लुएंस किया था, बट ये जो सिलसिला ना रऊफ क्लासरा साहब, ये शुरू 2022 में नहीं शुरू हुआ था, ये 2021 के मिड में शुरू हुआ था, बल्कि अप्रैल 2021 में टू बी मोर स्पेसिफिक, बिकॉज हमने अंदरूनी तौर पर वो नोटिस किया और हमें मना किया गया कि अब आप लोगों ने फौज के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब उस वक्त मरीम नवाज भी थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि शहबाज शरीफ जेल से बाहर आए थे और शहबाज शरीफ का कहना ये था कि आप लोगों ने मुज़ाहमत करके देख ली, अब मुझे मुफाहमत के थ्रू इसको आगे लेके जाने दिया जाए। उन्होंने कन्विंस किया मियां नवाज शरीफ को कि जी ही शुड बी गिवन। मुझे ये नहीं पता कि उनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्या बातचीत हो रही थी, बट ये जरूर हमें बहुत डांट टपट के कहा गया, जो भी कोई थोड़ा सा वो रेड लाइन क्रॉस करता था, पहले तो सब बड़े आराम से कर रहे होते थे फौज के हवाले से, लेकिन फिर मना किया गया। तो फिर एक प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब हमें कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं पता थी, बट हमें ये पता था कि अब लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ तमाम चीजों को विद द एस्टैब्लिशमेंट, और उसका जाहिर है फिर हमने दिसंबर जनवरी 2022 में देखा कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात सबसे पहले मुझे भी बताई गई थी लंदन में मियां नवाज शरीफ ने, तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था, जो पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक में था, कि हमें तो आपने ये बताया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बगैर फौज की सपोर्ट के हो ही नहीं सकता। बिल्कुल हमें बार बार कहा जाता था, और कई दफा हमारे से पब्लिक में आप या कोई और एंकर या कोई मीडिया वाले पूछे थे तो हम कहते थे नहीं, पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर फौज आपके साथ ना हो। तो मैंने मियां साहब से ये पूछा था कि अब कैसे हम कर रहे हैं, मतलब बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन था, ये तो नहीं हम फौज की सपोर्ट लेके कर रहे। तो उन्होंने कहा कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ तो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप फिर अपनी मर्जी से हर फैसला करेंगे। फिर फैसला साजी उनके पास चली गई थी, और जो आज तक वो बढ़ती चली जा रही है, आज तो टोटली बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जुबैर साहब, पाकिस्तान के लिए अच्छा से बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के कोई उस पे कन्विक्शन पे या कोई अपने मॉरल्स पे व्हाटएवर, पाकिस्तानी सियासत में अब ये चीजें बड़ी अजीब सी लगती हैं कि जो अगर किसी से आके एग्री नहीं करते उनके बयाने से या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्विट कर जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं। अदरवाइज आप मतलब बहुत सारा दुनिया में हम ये भी देखें, तर्जमान जो होते हैं फेयर एनफ के, जनाब ठीक है पार्टी पॉलिसी बदल गई है तो हम उसके साथ हम भी बदल जाते हैं। अगर पार्टी की लाइन बदल गई, हमने तो उनका आके मौकिफ को लोगों के सामने रखना होता है, जो आपका मेरा ख्याल है मेन काम भी था। बट एनीवे सर, आपने तो उनको वो किया, क्विट किया। एक चीज मुझे बताइएगा सर कि अगेन किसके साथ ये प्रॉब्लम है? रात हनीफ अब्बासी साहब से मैंने पूछा था, क्योंकि आप इसको छोड़ के गए हैं, सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू रिप्लाई। इस पार्टी में बड़े बड़े लोग आए सर, चौधरी निसार अली खान साहब थे, जवेद हाशमी साहब थे, शाहिद खकान अब्बासी साहब थे, मिफ्ता साहब थे, आप हैं, मेहताब अब्बासी साहब हैं। क्या
वजह है, क्यों छोड़ जाते हैं सर? इतने सारे मतलब एक लॉन्ग आपकी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट होती है, मुश्किलें आपने भी देखी, हमने देखा 2020 में आपके खिलाफ ट्रोलिंग हुई, स्कैंडल बनाया गया, आपको टारगेट किया गया, मैनी बैड थिंग्स हैपन, आपकी फैमिली को थ्रेट किया गया, आपकी फैमिली के साथ जरा बच्चे सारे लोग अफेक्ट होते हैं। तो फिर क्यों एकदम इतनी सारी मेहनत के बाद दानियाल अजीज साहब थे वो छोड़ गए, उन 5 साल उन्होंने भी भुगत ली थी सर। तो क्या वजह है, जब पावर में आने का टाइम आता है तो आप लोग साइड पे हो जाते हैं सर? क्लासा साहब, एक चीज तो बड़ी सिंपल सी है पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं एक चीज बता दूं कि मियां नवाज शरीफ की मैं तारीफ करूंगा कि मुझे शुरू में ये कहा गया था, जब मैंने नए ज्वाइन किया था, कुछ महीने हुए थे, तो मैं बात करता था, डिसएग्री करता था, अपनी बात पर फोकस ज्यादा वजन डालता था कि नहीं जी ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो मुझे कहा गया कि यार आप पॉलिटिक्स में ना लीडरशिप, ये कोई आईपीएम नहीं है, कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, यहाँ आपको लीडर्स की बात मानना पड़ती है। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल इज्जत के साथ उनकी बात मानूंगा, लेकिन लॉजिक देना, आर्ग्यू करना, तो वो सुनते भी थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब में ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो जब कंट्रोल उनके पास आया और उनको शदीद इख्तलाफ था कि फौज के खिलाफ जो बयानियां है वो 2018 की बात नहीं, 2014 के बाद जब मीडिया सेल बना था, जिसको मरियम नवाज हेड कर रही थी और जिसका मैं हिस्सा था, और उसमें आपको पता है फौज के साथ एक तनाव था, और चाहे वो धरना था या उसके बाद के वाकयात थे, डॉन लीक्स था, तो मियां शहबाज शरीफ समझते थे कि ये जो मीडिया सेल में बैठे हुए हैं ये सारा फौज के साथ कन्फ्रंटेशन की रिस्पॉन्स। मैं ये कहने वाला था, सवाल करने वाला था, आपने खुद कह दिया कि जिम्मेदार समझा जाता था। जनरल उस वक्त के जो जनरल साहब थे, रहील साहब, बहुत सारे लोग कहते थे, बल्कि चौधरी निसार अली खान साहब कहते थे, जो मीडिया सेल मरियम साहब ने बनाया हुआ, जिसमें आप थे, मोहम्मद मालिक साहब थे, शायद तलाल चौधरी साहब थे, और दानियाल अजीज साहब थे, अगर मैं सही नाम याद रख रहा हूँ, तो वो कहते हमारी जो फौज से लड़ाई कराने वाले जो मीडिया सेल है हेडेड बाय मरियम नवाज साहब, आप भी उसमें हिस्सा थे सर। तो लड़ाई तो आपने करवाई थी सर, जो बाद में उसमें बड़ा सिंपल था। मैंने उस वक्त भी उनको कहा था, जब पीएमएलएन की हुकूमत थी और लाहौर में मैं अकेला शहबाज शरीफ के पास था, तो उन्होंने कहा यू आर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, हमने तो आपको इसलिए हुकूमत में लिया था कि आप फौज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें। तो मैंने कहा कि जी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर। तो आपका जो कंसर्न है वो मियां नवाज शरीफ से आप बैठ के डिस्कस करें, आप हमें नीचे नहीं, आपको कमजोर आप लगे थे, ये बात मतलब कमजोर आप लगे थे इस पूरे इसमें जो पैनल मैंने बताया। मरियम नवाज साहब भतीजी को नहीं कहा उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने कि आपका कसूर है, क्योंकि शी वाज द हेड ऑफ मीडिया सेल, आप तो नहीं थे। बल्कि आपके बारे में मुझे ये पता चला था कि आप उनमें ख्याल चंद लोगों में से एक दो थे, ज्यादा चंद तो थे नहीं, जो मरियम नवाज साहबा को उनके मिजाज और मूड के अगेंस्ट जाके मशवरे देते थे और बड़े रैशनल बुनियादों पर देते। पहले भी बात में कह चुका हूँ किसी शो में, आप तो उनके मतलब खुशामद नहीं करते थे, मुझे किसी ने आपके पार्टिसिपेंट ने बताई थी सर। तो उन्होंने मरियम साहबा को नहीं कहा अपनी भतीजी को, आपको उन्होंने कहा कि आप जिम्मेदार हैं। मरियम को उन्होंने अगर कहा होगा तो मुझे नहीं पता कहा था या नहीं कहा था। देखें उसके बाद वो तनाव बढ़ता चला गया था, और ये मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल रिलायबल एक बात बता रहा हूँ कि 2018 के बाद बिल्कुल बातचीत बंद हो गई। शहबाज शरीफ साहब कुछ अरसे जेल चले गए, मरियम भी जेल चली गई थी, फिर वो बाहर आ गई, फिर उन्होंने एक मज़ामती बयानियां लीड करना शुरू किया। हम उनके साथ थे, पंजाब के दौरों पर थे, और ये वहाँ बड़ा सख्त उनका होता था मरियम नवाज का। तो नॉट ओनली शहबाज शरीफ की तरफ से मैसेजिंग जो आती थी, सुलेमान शहबाज मैसेज करते थे कि जी मरियम बाजी को आप समझाएं। मतलब मुझे कहते, मैंने कहा यार आप मुझे क्यों कह रहे हैं, आप उनसे डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते हैं? बट शी इज टेकिंग द लीड, एंड बाय द वे वो जो भी कर रही है वो अपने वालिद साहब की मर्जी से कर रही है, वो कर ही नहीं सकती, कोई वो एक कदम नहीं उठा सकती, और मेरा ख्याल है आज वो एक भी कदम नहीं उठाती बगैर मियां नवाज। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात बताई है कि जी आप हमें पकड़ रहे हैं। आपने बड़ी अहम बात बताई है, जिस तरह जब जनरल बाजवा से मुलाकात का हुआ था तो उस वक्त वो नाराज भी सही हुए थे कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्टी का, मुझे पता नहीं, और आप जाके आर्मी चीफ से मुलाकातें कर रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था, और मियां साहब को भी ये कहा था कि जी आपने मुझे बीच में एक ऐसा एक फुटबॉल बना दिया है, और पूरी पार्टी की लीडरशिप मेरे अगेंस्ट, क्योंकि वो मुझे ये कहा गया कि जी आपने ये कहना है कि जी आप खुद से गए थे, मियां नवाज शरीफ और मरियम को नहीं पता था। देखिए ना, जब ये किसने कहा आपको सर, ये बात किस नवाज शरीफ साहब ने की आपको? भतीजी और चचा की दोस्ती हो गई, और किसी को तो कुर्बान करना था। अच्छा, आपने जब ये बातें आपको मैसेजेस करते थे शहबाज शरीफ साहब, यकीनी तौर पर आप मरियम साहबा के साथ होते थे, तर्जमान थे, आप बताते होंगे उनको कि उनका मैसेज, उनका क्या रिएक्शन होता था
जब इस तरह के मैसेज आते थे कि इनको मरियम को समझाएं, आप तो बताते तो यकीनी तौर पर होंगे, वो क्या रिएक्ट करते थे, क्या कहती थी सर? मरियम नवाज ये कहती थी कि आप क्यों डरते हैं, हम हैं ना। और फिर जब मौका, किसी से, ये तो मुझे शाहरुख खान की फिल्म याद आ गई सर, ये तो मुझे शाहरुख खान की फिल्म का टाइटल नजर आया, क्योंकि हाँ, मैं हूं ना, ये तो वही वाला काम हुआ है सर जी, मैं हूं ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे था। बहुत मैं मैसेजिंग तो देता था ना कि जी मुझे फोन आया, मुझे ये कह रहे, मैं जाहिर है मेरे लिए वो प्रेसिडेंट थे, मैं इज्जत भी करता था, उनका जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था अपने भाई के साथ या भतीजी के साथ, वो एक अलग चीज थी। बट मुझे अच्छे लोग जैसे साद रफीक वगैरह कहते थे कि जी आप रेगुलर राब्ते में रहें शहबाज शरीफ के साथ, आप जब होते हैं, आप हर वक्त जाती मुरा बैठे होते हैं, आप वहां भी जाया करें, टाइम लेके उनके पास जाता था, उनसे बात करता था, लेकिन वो बिल्कुल इजहार करते थे और बहुत सख्त, मतलब ही वाज सो एंग्री विद मी थ्रू आउट दिस पीरियड कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने किया क्या। मैं उनसे बार बार ये कहता था कि आप मुझे क्यों, और आप यकीन करें कि एक तरफ मुझे भेजा गया मुलाकात करने के लिए, जब वो पब्लिक हो गया, एसपीआर चीफ ने बता दिया और प्रेसिडेंट साहब नाराज हो गए, तो मुझे शो कॉज नोटिस मिल गया कि जी आपको पार्टी से क्यों ना निकाल दिया जाए। तो मैंने मरियम को कहा जी ऐसे इकबाल ने मुझे ये शो कॉज नोटिस भेज दिया, तो अभी तो आप कुछ बचाएं मुझे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करके लिख दो, कुछ नहीं होता शो कॉज नोटिस में कि जी हाँ ठीक है मैं डिसिप्लिन का आइंदा से पाबंद रहूंगा। मैंने कहा अगर मैं ये लिखूंगा तो मैं तो खुद ये मानूंगा। और बड़े बड़े जो लीडर्स थे, राना तनवीर वगैरह या दूसरे जो लोग थे, वो मेरे से पूछ रहे भाई आप हैं कौन, आपको कब से पॉलिटिक्स इतनी आगे गई, खुद आप एक एजेंडा लेके चलते हैं। एंड आई सेड कि मैं तो अपना एजेंडा कैसे लेके चल सकता हूँ मियां नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर। अच्छा सर ये बताएं कि मतलब आप पार्टी छोड़, दोनों भाई असद उमर साहब भी, आप भी, वो उधर पीटीआई में गए, आप इधर है, दोनों को अपने साफ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट भाइयों में होता है, इट्स नेचुरल। आज ये पता चला है कि आप दोनों इतने अरसे के बाद वो भी एक तरह की पार्टी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, सर आप भी पार्टी छोड़ गए, तो क्या लगा आपको? दोनों भाई मिसफिट थे, यहाँ पे गलत कैरियर में आ गए, ये आपका काम ही नहीं था, इस तरह की चलाकियां, इस तरह की चीजें, या जो कब वो उसमें पॉलिटिकल वो जो आपको सीवी चाहिए होता है वो नहीं था, आप स्टेट एक और अर्बन क्लास से आए थे डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ, तो क्या हुआ सर? दोनों भाई बैक टू स्क्वायर वन सर, जहां से शुरू किया था। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। बात यह है कि ये अफसोसनाक बात है मेरी नजर में, और आप लोगों को ज्यादा सही समझ बूझ होगी कि अगर दो भाई, हम दोनों पढ़े लिखे थे, बड़ी बड़ी जॉब्स छोड़ के आए थे, हम कोई पैसे के लिए नहीं भाग रहे थे, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे वालिद साहब ने कोई जमीनें छोड़ी थी या इंडस्ट्री छोड़ी थी या कुछ भी, एक पैसा भी नहीं छोड़ा था, हम अपनी मेहनत से पढ़ लिख के आगे गए थे। और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कुछ लोग हमेशा से सुनते थे कि जी उन लोगों को आना चाहिए, मारूसी सियासत नहीं होनी चाहिए। पीएमएलएन में आप उठा के देख लें, हर कोई किसी का बेटा है, ख्वाजा आसिफ को ले लें, हसन इकबाल को ले लें, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, कोई भी आप उठा के दे दें, वो 95% उनकी वो पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं जो उनके बाप या माँ या दादा कर रहे थे। अब यहाँ दो नॉन पंजाबीज, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के पढ़े लिखे लोग आए थे, दोनों का हशर आप देख लें। असद उमर मेरे भाई है, मेरे शदीद इख्तिलाफात पॉलिटिक्स के हवाले से उनके साथ थे, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या ये बनता है कि असद उमर को तो गन पॉइंट पर फोर्स किया जाए कि आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते? अच्छा। और बहुत से दूसरे लोग जो हैं, जो करप्ट भी हैं, नाअहल भी हैं, वो नॉट ओनली वो रहते हैं पॉलिटिक्स में, वो प्रॉस्पर भी करते हैं और उनको इनकरेज भी किया जाता है और चारों तरफ से इनकरेज किया जाता है। अब ये अगर इस मुल्क में ऐसा निजाम होगा, मिफ्ता इस्माइल आया था, वो भी नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, उसका हशर आप देख लें। कराची में तो लोग कहते हैं यार हमारी तौबा हम पॉलिटिक्स में गए। जो हमने देखा है, एक 3 बंदे गए थे पढ़े लिखे और उनके साथ क्या हशर क्या हुआ। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ गुड रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के जी अगर आप पढ़े लिखे लोगों को इस तरह से। असद उमर ने क्यों पॉलिटिक्स छोड़ी थी? तो उन्होंने मर्जी से तो नहीं पॉलिटिक्स छोड़ी थी, हालात ऐसे क्रिएट कर दिए गए थे कि जी उनको फोर्स किया गया, बशीर मजारी को फोर्स किया गया। आई मीन इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? हम बैठ के मजाक तो उड़ाते हैं कि जी वो भाग गया, भाई भाग गया, हर एक की एक रेजिलियंस होती है। कितना प्रेशर कोई ले सकता है, कांट डिफाइन कि कितना प्रेशर लेना चाहिए, जेलों में आपकी गन पॉइंट से मुराद है, आपके ऊपर आपकी गन पॉइंट से मुराद है, आप ये कह रहे हैं कि उनके लिए कर सकते। जी सर, आप ये कह रहे हैं कि गन पॉइंट पे असद उमर साहब से आई एम सॉरी, उनको असद उमर साहब से सियासत छुड़वाएगी, यो मेन एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने इनको फोर्स किया कि आप पॉलिटिक्स छोड़ें, खान को छोड़ दें। देखिए ना, पीटीआई में जब मेन 9 के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और लोग
लोग छोड़ के जाते थे तो एक पर्टिकुलर हालात की वजह से छोड़ के जाते थे ना, वो इस वजह से तो नहीं छोड़ के जाते थे कि सडनली उनको ख्याल आया कि नहीं सियासत एक अच्छी चीज नहीं है, एक हालात हैं जिसमें आप एक पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकते। और मैं ये भी बता दूं और बहुत से हमारे पीटीआई के दोस्तों को भी पता है कि इवन पीटीआई क्या पीएमएलएन वालों को भी पता है, पीपल्स पार्टी वालों को भी पता है, इवन टुडे मैं नहीं फैसला कर सकता कि मैंने पॉलिटिक्स करनी है। पॉलिटिक्स करने की भी इजाजतनामा कहीं से आता है कि जी आप नहीं आप अभी ना पॉलिटिक्स करें, आपका बहुत जबरदस्त फ्यूचर है, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया करें, आप टीवी पर ना आया करें। ये कौन सा अगर इस तरह से पाकिस्तान ने आगे जाना है, और बाकी जितने हैं जो पिछले 50 साल से चल रहे हैं उनके ऊपर कोई कदर नहीं है, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, चाहे करप्शन भी में भी इन्वॉल्व हुए, जिस सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना जरूरी है। आपने बड़ी अहम बातें, वेरी ब्रेव ऑफ यू आई मस्ट से। लेकिन एक चीज और बताएं सर, नो ऑफेंसेस टू असद उमर साहब, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं जब आप जाके मरियम नवाज साहबा के लिए, नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे वहां से, उनसे जनरल इनसे ये बाजवा साहब से और जनरल फैज से, और बाद में आपको भी धमकियां हुई, फैमिली को थ्रेट किया गया, ट्रोलिंग की गई। असद उमर साहब इमरान खान साहब के वजीर थे अगर मैं गलत नहीं कर रही, वो सिटिंग एज ए मिनिस्टर। उस वक्त भी सारी ये नवाज लीग जेल में थी, जिनका भी आपने, मरियम साहबा जेल में थी, ख्वाजा साहब जेल में थे, उसके बाद एहसन इकबाल थे, राना सनाउल्लाह थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा थे, एवरीबॉडी वाज इन जेल एंड असद उमर साहब वाज अ मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब कैबिनेट एंड वन ऑफ द वेरी पावरफुल मिनिस्टर। तो फिर असद उमर साहब को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी कि उनको भी गन पॉइंट पे पॉलिटिक्स छुड़वाएगी, क्योंकि यही काम तो जब वो पावर में थे, खान साहब थे उस वक्त, आईएसआई के चीफ थे जो उस वक्त के, या बाजवा साहब थे, या चीफ जस्टिस थे, आपसे बेहतर कौन जानता है, ये सारी बातें तो आप हमें बताते थे। तो फिर उनको क्यों गिला है? ये काम तो पीटीआई कर रही थी, जो अब उन्होंने करवाया उनके साथ इंस्टीट्यूशनलाइज तौर पे। शुरू तो वहां से हो रहा था कि मुखालफों को जेल में डालो, सियासत छुड़वाओ और इनको बैन करो और इनको डिस्क्वालीफाई करो। सर असद उमर साहब तो उस पार्टी में बैठे हुए थे। सर ये आपकी बात बिल्कुल सही है रऊफ क्लास्टर साहब, और मैं इस चीज को 100% मानता हूँ कि इमरान खान जब हुकूमत में आए हैं उसके बाद उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था फौज के साथ, क्योंकि अगर वो समझते, और वो थे पॉपुलर लीडर, उनकी एक बड़ी पर्सनालिटी थी और वो उस वक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हिसार किया। जहांगीर तरीन को छोड़ के उन्होंने फैज हमीद पर इन्हिसार किया अपने पॉलिटिकल मैटर्स को हल करने के लिए, चाहे वो वोट लेने का वक्त होता था असेंबली में, और उसकी वजह से जाहिर है इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए। जाहिर है मैं और असद कभी पॉलिटिक्स पर इस तरह से कभी बहस नहीं करते थे, लेकिन ये मेरा बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि इसमें ट्रैप में बहुत बुरा फंसेंगे और फिर किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए आसान नहीं होगा बाहर निकलना। जो मेरा पर्सनल वाकया हुआ था, जो डराने धमकाने का, मैंने बिल्कुल बताया था, लेकिन उस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त भी सारा जो डिक्टेट कर रहे थे वो फैज हमीद कर रहे थे। मैं इस वक्त, वो जाहिर है मुश्किल वक्त है उनके लिए, फैज हमीद के लिए, तो मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करता उनके लिए, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो पहले दिन से डराया धमकाया किया था मुझे, वो उन्हीं की तरफ से हुआ था कि ये इसके इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये उस दिन मामला शुरू हुआ था जब कैप्टन सफदर को यहाँ हवारी होटल से अरेस्ट किया था, और जब हमें चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जी किसने अरेस्ट किया था और कैसे किया था, कि यहाँ जो सेक्टर इंचार्ज थे उस वक्त के आईएसआई के, तो उन्होंने फोर्स किया था आईजी पुलिस को। तो मरियम नवाज ने मुझे कहा कि आप बीपर दें, इसका पूरा नाम लेके बीपर दें हामिद मीर को। तो वहां उस वक्त कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा था इतना सख्त अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो इसके तो इम्प्लीकेशंस होंगे। एनीवे वो इम्प्लीकेशंस हुए। मुझे उसी दिन रात को फोन आया, थ्रेट हुई, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड वो भी मैं मरियम नवाज को बहुत सी, रऊफ क्लास्टर साहब, बहुत सी चीजें जो मैंने आज तक शेयर भी नहीं किया, सिर्फ मरियम नवाज को पता है या नवाज शरीफ को पता है कि मैं किन हालात से गुजरा था। लेकिन हर दफा मुझे वो कहती थी आप डरते क्यों, अगर आप पीछे बैठ जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब ये वो कामयाब हो जाएंगे। और तो मैंने वो सारा चीजें बर्दाश्त की थी, लेकिन मैं, अच्छा सर, आपने भी कहा, आपकी बातों से लग रहा है जो आज हालात हुए, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल हुई है, बहुत ज्यादा चीजें अब कंट्रोल में है। तो ये शुरुआत तो 2018 से ये इमरान खान साहब, असद उमर साहब की पार्टी, सारे लोग, बिल्कुल सही बात, आर्मी और एजेंसीज को ये अंदर लेके आए थे कि हमारे मुखालिफिन को 100%। देखिए इसमें मैं एक नवाज शरीफ को एक और पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट दूंगा
जो कि चूंकि हम बात कर रहे हैं बहुत हिस्ट्री का भी ये हिस्सा होना चाहिए। 2008 से लेके 2018 तक जिसको आप कहते हैं ना सिविलियन पारदर्शी बहुत हद तक अचीव हो गई थी। और वो बहुत से लोग जिस तरह से कहते हैं कि बैरक्स में वापस भेज दिया था, लेकिन इमरान खान ने अपनी मंतक में जो किया वो क्या उनकी सोच थी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मेरा मशवरा उनके लिए होता कि यहाँ बड़े बड़े आए लीडर्स जिन्होंने कोशिश की कि पूरे 5 साल गुजार लें, लेकिन वो नहीं गुजार सके, और उसमें जनेजो जैसे भी आए थे। अच्छा सर, ये बताएं आपसे जो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था सर, जो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था आपसे सर, 3 साल 3.5 साल जी जी, और इमरान खान साहब के साथ भी ये हुआ कि 3.5 साल में फारिग हो गए। तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला स्वाय इसके कि सिविलियन पालादस्ती का एक जो नारा था, अब वो पता नहीं कब लगेगा। अब तो वैसे नहीं रही सर, आप ठीक कह रहे हैं, आप तो वैसे, लेकिन फॉर नाउ तो इट्स ऑल ओवर। अच्छा सर, आप ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था, अभी आप पीटीए में हैं या नहीं हैं? मेरी 100% सिंपैथीज पीटीआई के साथ है। उसकी वजह ये है, ये देखें आपके सामने मैंने एडमिट किया कि इमरान खान ने ये गलतियां की। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की बेसिक जमहूरियत है कि क्या हम वापस जमहूरियत जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जो कायदे आजम का थी, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सिविलियन पालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट सोवरेन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मीडिया होनी चाहिए, ये कोई नई बातें तो नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर कोई एक शख्स खड़ा है, वो मुझे नहीं पता, वो कहते नहीं कि वो तो अपनी पावर के लिए खड़ा है, लेकिन एटलीस्ट रेजिस्टेंस तो सिर्फ एक तरफ से आ रही है ना, और वो इमरान खान की तरफ से आ रही है, और उसकी हैसियत इसलिए ज्यादा हो जाती है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो आप अगर इस वक्त, तो वो जिस तरह भुट्टो जब वो हटाया गया था ज़ियाउल हक ने, तो उसके जो शदीद निकात थे, जिस तरह अजहर खान वगैरह, आपको तो मेरे से ज्यादा तारीफ पता होगी, वो सारे नुसरत भुट्टो के पीछे खड़े हो गए थे। और उस वक्त भी जब पूछा था तो उन्होंने कहा था पहला तो हमारा जो हदफ है वो ज़ियाउल हक को हटाना है, पाकिस्तान की जमहूरियत को वापस लेके आना है, उसके बाद क्या हो गया वो आपस में हम देख लेंगे। तो राइट नाउ आई सपोर्ट, मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं कि आपने बड़ी अच्छी रीजनिंग दी सर, 2024 फरवरी का इलेक्शन खान साहब को, आपने खान साहब फिर वो हम मुकाबला करें बैठ के, ये 2018 में ज्यादा हुई थी या 2024? जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। शाहिद खान और हमजा शहबाज को बंद किया था, तो उनको भी तो बंद किया था। भाई, आर वी कंपीटिंग हु इज मोर इवल और वी शुड कंपीट हु इज बेटर? बड़ी अच्छी बात है, तो मेरा ख्याल है सबको आवाज उठानी चाहिए। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात की यही बातें जो हैं, जो आज आप इमरान खान साहब की बता रहे हैं कि वो वन मैन स्टैंडिंग, लोन वॉरियर, लोन वुल्फ, जो भी मतलब है वो टर्म, फेयर एनफ, जो बातें आपने अभी खान साहब की बताई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपसे बड़ा पुराना तल्लुक है, यही बातें आप हमें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की कहते थे कि दे आर स्टैंडिंग फॉर आपकी डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, वोकल हैं, हमें इनको सपोर्ट देना चाहिए, और आपने दी, और भी बहुत सारा आपने सफर भी किया। जब वो पावर में बदल गए तो इस बात की क्या गारंटी है सर? पहले भी एक दफा आप धोखा खा चुके हैं, फिर दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार हैं, विलेन के लिए। खान साहब, आपको इस चीज की क्या गारंटी है? जैसे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब बदल गए हैं, आप खुद बता रहे हैं, ये नारे तो वो भी मारते थे जो बातें अभी आपने बताई, तो खान साहब भी अगर काल को बदल गए तो फिर आप कुछ अरसे बाद यही गुफ्तगू हम फिर कर रहे होंगे, आप कहेंगे खान साहब ने भी हमें धोखा दे दिया। तो सारी उम्र आपने धोखे ही खाने हैं या थोड़े से कुछ सबक भी सीखने हैं? बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं और आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। तो मैं मजाक में तो मैं ये कहता हूँ कि मैं खान साहब को समझा दूंगा, तो वो कहते हैं खान साहब को कोई नहीं समझा सकता। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, देखिए एक फर्क क्या होता है, एक फर्क ये होना चाहिए कि जो उनके साथ लोग आगे पीछे हों, मुझे नहीं पता मैं उनके साथ होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक चीज उनके साथ जरूर तय करूंगा कि मैं अगर आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट करें, ये तो नहीं हो सकता मैं हर दफा सही, बट ऑन बेसिक फंडामेंटल्स कि पाकिस्तान के आइन की इंप्लीमेंटेशन कैसे। लेकिन उनके तजर्बे में उन्होंने फाइज ईसा को निकालने की कोशिश की, दैट बैकफायर्ड। उनके थिंकिंग के हिसाब से जो प्रेजेंट आर्मी चीफ को उन्होंने उस वक्त उनकी पोजीशन से हटाया था, दैट बैकफायर्ड। तो कुछ भी नहीं फायदा होता। आप मेरिट पर करें, आप आइन के हिसाब से चलें, दैट इज द ओनली वे। फिर अगर आप निकाले भी जाएं तो कम से कम आप ये तो इत्तेफाक कर सकते हैं कि मैंने सही काम सारे किए। अच्छा। उन अवाम के लिए मेरे सबसे ज्यादा फोकस था जो पाकिस्तान में पिछले 77-78 साल से इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी कब आएगी, या अशराफिया की सिर्फ ये मुल्क बना था और उन्हीं का फायदा होगा और उन्हीं के लिए सारे फैसले किए जाए। तो अगर वजीर आजम बनता है और उनके साथ जो टीम है, आई थिंक वी नीड अ चेंज। क्लासा साहब की सिस्टम रोटन सिस्टम है।
तो मतलब यहाँ जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि बच्चे कितने स्कूल से बाहर हैं, हेल्थ का आपका सिस्टम क्या है। ठीक, ये बताएं आप बड़े करीबी साथी रहे हैं नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो कहां पर हैं? हाइबरनेशन में हैं? क्या सोच रहे हैं? एम्बिशंस उनके सारे खत्म हो गए हैं? मरियम नवाज को सीएम बनाकर क्या चल रहा है? व्हाट इज हिज थिंकिंग राइट नाउ? और फिर मरियम नवाज की लीडरशिप को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं पहले नवाज शरीफ को आज से कुछ महीने पहले तक ये समझता था कि वो बड़े फिक्रमंद होंगे। ये जो क्या हो गया कि सारा को सिविलियन बालादस्ती का उनका नारा जो था, तो वो 30 साल की जद्दोजहद का फायदा क्या हुआ? लेकिन अब मैं समझता हूँ कि देखें, पीएमएलएन के लिए और खासतौर पर शरीफ फैमिली के लिए इट्स अ 1 पॉइंट एजेंडा, एंड दैट इज टू रिमेन इन पावर, एंड द ओनली पर्सन who can stop them from remaining in power is इमरान खान। तो पहले तो उन्होंने करना है कि आइन या नो आइन, रूल ऑफ लॉ या कोई रूल ऑफ लॉ ना हो, ये 2 महीने पहले तक आपने कहा, आपने हो या ना हो, इमरान खान का सफाया करना है। उसके लिए हमें जो भी स्टेप उठाना पड़ेगा, सिस्टम की कंटिन्यूटी के हवाले से या जो भी है, वो हम करेंगे। और उसी में जाहिर है उनकी बेटी की भी जाहिर है एक प्रोस्पेक्ट है टू बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो बहुत पॉसिबल है। तो ये 2 महीने पहले तक आप ये समझ रहे थे, आपने कहा तो अभी उनकी 2 महीने में क्या बदल गया? आई है ना, जो खबरें आई हैं, जिस तरह बैठक हुई और उसमें ये फैसले किए गए लॉन्ग टर्म पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, और फिर दूसरी अंदर कुछ लोग पुराने दोस्त भी जैसे बात बताते हैं कि एकदम से वो एक्टिव, पहले बिल्कुल वो एक्टिव नहीं थे, कुछ उनकी थिंकिंग का पता नहीं चल रहा था कि वो सोच क्या रहे। अच्छा। लेकिन अब जो मेरे पास, मे बी रॉन्ग, बट मेरे पास जो खबरें हैं और जो ऐसे महसूस हो रहा है कि उनका इमरान खान के हवाले से, देखिए इमरान खान इज दी नंबर 1। अगर अल्लाह करे इमरान खान को जिंदगी हो, सेहत के साथ हो, वो बाहर आए और सब कुछ हो, सियासत भी कर सके, लेकिन अगर इमरान खान नहीं होंगे ना, तो फिर ये आपस में पीपल्स पार्टी ये लड़ बढ़ना शुरू कर देंगे, वो एक नया एक सिलसिला। जुबैर साहब एक बात बताइएगा सर, देयर इज अ कॉमन कॉज, जुबैर साहब, एनिमी इज इमरान खान, उसको खत्म करते हैं व्हाटएवर इट टेक्स। जी जुबैर साहब, अब जो आपने बातें की हैं खान साहब के हवाले से कि मुश्किल में, ऑफ कोर्स ही इज इन टफ टाइम्स, नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब मुश्किल में थे, तो आप एक एज ए मैसेंजर के तौर पर आप 8 घंटे मिले थे जनरल फैज से और जनरल बाजवा साहब से कैल करने के लिए कि जनाब आप अपनी सख्तियां ज्यादतियां कम करें और उनको रिलीफ दें। उसके बाद जो कुछ उसको छोड़ देते हैं। खान साहब का दौर था सर, वो जुल्म सतम जो भी हो रहे थे, अब वही खान साहब पे जुल्म सतम हो रहे हैं सर, और मौजूदा हमारी हुकूमतें कर रही हैं। आज आपको इमरान खान साहब कहें कि आप जाएं और मौजूदा DGISI जनरल उनसे आसिम मलिक साहब से भी मिलें, और मौजूदा चीफ जो हैं इस वक्त फील्ड मार्शल, उनसे भी मिलें और उनको जाके वही बातें कहें जो उनको कही थी, इनके लिए भी जाके रहते लें और इनके लिए भी जाके थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड लें। आप ये असाइनमेंट लेंगे सर, जाएंगे और कैल करेंगे जैसे मरियम के लिए कैल करने की कोशिश की थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए, अभी खान साहब के लिए भी हाथ जोड़ के मेरा, अगर मैंने जिंदगी में अगर एक बड़ी ब्लंडर किया है, वो ये आर्मी चीफ से मिलने का। अच्छा। क्योंकि उससे मेरे लिए सिर्फ नुकसान की इंतहा होगी। मतलब आज तक मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा हूँ, और हालांकि मैं बिल्कुल उस नियत से किया था कि मैंने ये नहीं कहा था कि जी आप उनके केसेस माफ करते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल अश्योरेंस के साथ कह रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि जी आपने इमरान खान को लाके बिठा दिया है, हुकूमत में वो आ गए हैं, हुकूमत चल रही है, 2 साल हो गए थे उसका, 2020 अगस्त सितंबर की बात है। अब आप वापस बैरिक्स में चले जाए, और उसका मैंने उनको हिस्टोरिकल रेलेवेंस, आपने बड़ी हिम्मत दिखाई सर, आपने आर्मी चीफ को जाके कह दिया DGISI को कि गो बैक टू द बैरिक्स। ये किसी साबिक जनरल का बेटे ये जुर्रत कर सकता है, कुछ सिविलियन तो नहीं कर सकता था सर। नहीं, देखिए ये बड़ी अजीब सी बात है भाई। वो मुझे, मेरे वालिद साहब 71 में रिटायर हुए थे, वो 45 साल के थे जब उनको फारिग कर दिया गया था। तो वो उससे 30 साल के बाद, 40 साल के बाद कौन ये रिस्पेक्ट देगा कि जी आप जनरल के बेटे हैं। हाँ, ये जरूर हमारी अपब्रिंगिंग में आया था, जाहिर है मेरे दोस्त फौज में थे, कि हमें कोई उस तरह से खौफ नहीं आता था जिस तरह से शायद एक ऐसे फैमिली के बंदे को, सर घर में जनरल जो हो, जिसका ना हो सर, घर में जनरल हो तो फिर तो नहीं होता। मुझे उनकी रिस्पेक्ट भी थी, उनकी पावर कभी महसूस, और मैं उनको सिर्फ हिस्टोरिकल रेफरेंस से बात कर रहा था कि जी बहुत सारे डिसीजंस जो लिए फौज ने ओवर द डेकेड्स, चाहे वो
मुजीबुर रहमान को अंदर बंद करने के केस बनाने के हवाले से था, फिर उसको छोड़ा गया। सर थोड़े से साहब को टांगने के हवाले से आपसे थोड़ा सा वापस लाते हैं सर, फौज को भी है कि वो गलत एक फैसला जी सर, थोड़ा सा जियाउल हक के जो फैसले थे, फिर मुशर्रफ साहब के जो फैसले थे, उन्हें पाकिस्तान, मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान को कोई आप पीछे मुड़ के देखें फायदा नहीं हुआ। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट हिस्ट्री कि आप वॉक बैक करें। उनका एक बड़ा एक सबसे अजीब क्या कहना चाहिए एक आर्गुमेंट था कि हम वापस चले जाएंगे जब पाकिस्तान में कोई अर्दुगान आ जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल है कि भाई पहले अर्दुगान कौन पैदा करेगा, फिर वो आए और अर्दुगान की निशानियां क्या होंगी, वो क्या डिलीवर करे, क्या बात करे, पूरी कौम मुत्तफिक हो जाए कि हाँ जी अर्दुगान आ गया। अच्छा सर, कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपकी, शहबाज शरीफ साहब का बैकग्राउंड भी दिखाया। यूजुअली यू आर अ वेरी कूल मैन, कूल काम कंपोज्ड, आप गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कल मैंने नोट किया आप गुस्से में थे, एंग्री थे, कोई फ्रस्ट्रेशन थी, व्हाटएवर जो आपने बातें की सारी ठीक है, मैंने एंडोर्स किए, कल के व्लॉग में की है, प्रोग्राम में भी की है सारी, आप उसको कैसे देखते हैं? व्हाई आर यू सो एंग्री सर उन शहबाज शरीफ साहब पे? एक चीज तो मैं कंसीड करता हूँ बिल्कुल। जब मैंने बाद में देखा था कि आई थिंक मैं थोड़ा ज्यादा गुस्से में था, जो होने की जरूरत नहीं, सो दैट्स नॉट माय नेचर। एक एलेबरेट करते हुए शायद थोड़ा सा इंसान हो जाता है, बट उसको ज्यादा एक अच्छे तरीके से भी पेश किया जा सकता था। मतलब सेम जो चीजें मैं बात कर रहा था, बाकी मैं उन बातों पर बिल्कुल अभी तक कमिटेड हूँ। और मैं उस हवाले से देखें, जब आपके ऊपर इतनी गर्दन, एक तो मियां शहबाज शरीफ, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे जैसे लगता है जैसे वो इकोनॉमी की तारीफ करते हैं, तो शायद उनको महसूस भी नहीं हो रहा कि इकोनॉमी खराब है। मेरा ख्याल है कि उनको महसूस भी नहीं हो रहा, और उनकी काबीना में ज्यादातर लोगों को ये महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट देखते हैं, वो उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं, जो एलीट है वो जो बता रहा होता है कि जी जो IMF का जैसी ट्रांच रिलीज होती है या बोर्ड अप्रूवल करते हैं तो यहाँ खुशियां मनानी शुरू हो जाती हैं। बट वो जो आम पाकिस्तानी है जिसकी गुर्बत जो 45% गुर्बत की लकीर से नीचे, वो क्यों खुश होगा? उसके लिए क्या वो एक रिकॉर्ड है या नहीं है, या वो डिनाई करती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की फिगर है, मेरी नहीं है। 22% अनएम्प्लॉयमेंट है, जो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट एवर है। आप कोई ग्रोथ रेट देख रहे, पिछले 3 साल का एवरेज 1.62 है, जो पाकिस्तान की तारीख में एवरेज 3 साल का कभी भी इतना लो नहीं रहा था। अब कोई इंडिकेटर, परचेजिंग पावर आप उठा के देख रहे, 3 साल पहले के मुकाबले में 60% कम हो गया। लास्ट क्वेश्चन को कुछ और बताया जाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, आप कल बैठे थे, एक साइड पे सलमान अकरम राजा साहब थे, दूसरी साइड पे मेरा ख्याल असद कैसर साहब थे। फॉर्मली तो आपने ज्वाइन नहीं किया, इनफॉर्मली ज्वाइन किया है, तो अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे, अंदर आपने जो भी इस पे गुफ्तगू करनी होगी शहबाज शरीफ साहब पे, मरियम साहबा पे, बाकियों पे, तो क्या PTI के फोरम से करेंगे, उन्हीं के साथ स्टेज शेयर करेंगे और उनको ज्वाइन भी नहीं करेंगे? पीपल्स पार्टी वाला काम कर रहे हैं कि वो हुकूमत में, मतलब अच्छा ये मैं क्लैरिफाई कर दूं जी कि मैंने जो ज्वाइन किया है वो PTI में ज्वाइन किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जो कि जिसके चेयरमैन अचक सईद साहब हैं और वाइस चेयरमैन मुस्तफा खोखर हैं, जनरल सेक्रेटरी असद कैसर, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल PTI शामिल है। तो इट वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विच असद कैसर साहब तो हैं ही जनरल सेक्रेटरी इस प्लेटफॉर्म के, और सलमान राजा साहब भी, और आइंदा भी होंगे, सलमान राजा भी हो सकते हैं, बैरिस्टर गौहर भी हो सकते हैं, और दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो मैं उनके साथ हूं, और उनका ब्रॉडर एक एजेंडा है, और वो इस वजह से भी क्रिएट किया गया था, और जिसमें PTI को भी शामिल किया गया है कि हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से या एस्टैब्लिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं कि PTI तो दहशतगर्द जमात है, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। तो कम से कम एक लचक होनी चाहिए कि जी ये ब्रॉड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें PTI भी शामिल है, और हम PTI के जो कंसर्न्स है उसको 100% एग्री करते हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में एक डायलॉग होना चाहिए जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, और पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए बगैर किसी मार धाड़ की लड़ाई झगड़े के। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के क्रिकेटर हैदर अली की बरतानिया में जो रेप केस के हवाले से केस था उसमें उनकी बरियत हो गई है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथ यूके से मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा बताएगा क्या हैदर अली का मामला क्या था और फिर किस बिना पे जो है वो उनकी बरियत हुई है? हम भी काफी फॉलो कर रहे थे इसको, आपके पास डिटेल्स हैं, बताइएगा कि क्या माजरा था ये? जी, हैदर अली के खिलाफ यंग ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की ने 5 अगस्त को 4
4 अगस्त को ये एलिगेशन लगाया कि उन्होंने 2 हफ्ते कबल यानी 23 जुलाई 2025 को रेप किया मैनचेस्टर के एक होटल में। इस बुनियाद पर उन्होंने जो पुलिस को कंप्लेंट लगाई, हैदर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर रेप इन्वेस्टिगेशन हुई जो तकरीबन 1.5 महीने जारी रही। उसके बाद पुलिस ने ये कंक्लूड किया कि हैदर अली के खिलाफ इनफ एविडेंस नहीं है और ये कि जो लड़की का इल्जाम है रेप, उनका रिश्ता जरूर था, उनका एक रिलेशनशिप रहा, लेकिन रेप किस्म की कोई चीज नहीं हुई। और पुलिस ने जो इसमें हैदर अली का फोन ले लिया था, लड़की ने जो एविडेंस दिया था वो पुलिस के पास वो था, लेकिन असल जो क्रूशल पीस ऑफ एविडेंस था वो हैदर अली का फोन था, जिससे ये क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ कि हैदर अली को जो लड़की थी वो एज अ फैन मिली। 2023 से वो उनको चेज कर रही थी, या चेज अगर मैं ना कहूँ तो ये कि उनके साथ रास्ते में थी, फॉर द यूज ऑफ अ बेटर वर्ड, और एज अ फैन। और फिर जब वो मैनचेस्टर आए, जब वो खेल रहे थे तो फिर उनका राब्ता हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि 23 जुलाई को मैनचेस्टर में वो मिले, जहां उनकी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के एक हफ्ते के बाद जो एशफील्ड में जो तकरीबन 4 घंटे दूर है, हैदर अली और लड़की की मीटिंग फिर हुई, जिस पे उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से बातचीत की। उस सेकंड मीटिंग के तकरीबन 70-80 घंटे के बाद जाके उन्होंने रेप का एलिगेशन लगाया। तो ये पूरा जो बैकग्राउंड है इस केस का। सही, तो पहले एक मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरी भी मीटिंग हुई। आपने ये कहा कि ये फैन थी या ये कोई फैमिली फ्रेंड थी इनकी? फैमिली फ्रेंड नहीं है, ये एक्चुअली 2023 में पहली बार एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए इनकी, जिसे आप कहें सलाम दुआ शुरू हुई। इनको फॉलो इनकी जो मीटिंग है वो पहली बार 23 जुलाई को मैनचेस्टर में हुई। अच्छा, ये इसी टूर्नामेंट में जो है इनकी मीटिंग हुई। मुर्तजा, आपकी आवाज थोड़ी सी जो है वो कट रही है, अगर किसी बेहतर जगह जो है वो आप मूव कर सकें तो अभी बेहतर है, बेहतर होगा। जी जी, तो अब बरियत तो हो गई है, किस बिना पर बरियत हुई है, क्या इसमें ऐसी चीजें सामने आई हैं? वेरी सिंपल, जो इनकी हैदर अली की जो क्लियरेंस हुआ है ये हुई है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, या आप कह लें कि ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। यानी कि पुलिस के पास इतना उनके पास एविडेंस नहीं था कि जिसकी बुनियाद पर हैदर के खिलाफ सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन की जा सके। अच्छा मुर्तजा, आपने बड़ा इसको फॉलो किया है, पहले भी हमने आपको लिया था। अब जबकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, पुलिस ने बरी कर दिया है, पासपोर्ट वापस, सब कुछ, अब उनके पास लीगल क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो लड़की पे कोई केस पुलिस कर सकती है, या इनको जाकर सिविल सूट खुद करनी पड़ेगी? क्या इनके पास रेमेडी क्या है हैदर अली के पास? या हैदर अली से कोई आपकी बात हुई हो तो वो केस नहीं परसू करना चाहते? व्हाट नेक्स्ट? जी क्लासा साहब, मैं कल उनसे मिला हूँ। जब मैंने ये खबर ब्रेक की तो मैं पहले उनसे जाके मिला और मैंने उनको बताया कि आपके ऊपर केस खत्म हो गया। अच्छा, कहीं वो गोल्फ खेल रहे थे, यू कुडंट बिलीव कि केस एक्चुअली खत्म हो गया। तो ये खबर मैंने उनको ब्रेक की और फिर मैंने जियो पे दी। अच्छा, उसमें देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो वो लड़की के ऊपर केस इसलिए नहीं कर सकते कि लड़की की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, वो सिर्फ हैदर को पता है। पुलिस यहाँ जो अलेजेड विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है, लड़की को ज्यादा प्रोटेक्शन है। और वो देखें, लड़की का किसी का भी कंप्लेंट लगाना उसका लीगल राइट है। ओके, अनफॉर्चुनेट जो हैदर के साथ हुआ कि पूरी दुनिया में नाम बदनाम हुआ, लेकिन लड़की का राइट है कंप्लेंट लगाना, पुलिस का राइट है इन्वेस्टिगेट करना, लेकिन उसी पुलिस ने फिर उनको क्लियर भी कर दिया है। तो उन्होंने क्या कहा, हैदर ने आपको क्या कहा जब आपने उनको खबर ब्रेक की? खुश हुए? व्हाट एल्स? कोई आपकी 2-3 मिनट बात तो हुई होगी, व्हाट एल्स ही सेड? देखें, वो बहुत ही खुश हुए, बल्कि वो तो रोए जो उनको बच चुके। देखें, जो रेप में तो यहाँ पे आप देख लेंगे, रेप में किसी को सजा हो जाए तो उसका तो सारा कुछ मुकम्मल तौर पे नहीं। हैदर अली रो पड़े ये खबर सुन के, आप बता रहे हैं जब आपने उनको किया? जी जी जी, वो हुए। फिर जियो पे खबर चलने की सिर्फ 5 मिनट के बाद उनकी वालिदैन का उनको कॉल आई, पीसीबी के लोगों की आई, उसके बाद उनका फोन बंद नहीं हो रहा था। तो ऑब्वियसली देखें, जिस बंदे को यूके की पुलिस रेप एलिगेशन में इन्वेस्टिगेट कर रही है, आप देख लेंगे वो तो सो भी नहीं सकता रात को। तो ही वाज वेरी बैडली अफेक्टेड, और बट ही वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि वो कह रहा था कि जी मतलब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जो लड़की के आगे। तो वो कह रहा था कि मेरा शुक्र है पुलिस ने फोन लिया, फोन में सारा एविडेंस मौजूद है, क्योंकि मेरा ख्याल है उनके फोन से ही उनको हेल्प की है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुर्तजा फॉर ऑल द डिटेल्स। मुर्तजा अली शाह हमारे साथ मौजूद थे, लंदन से हमें आगाह कर रहे थे कि हैदर अली पे जो रेप केस था उसमें जो है वो उनकी बरियत हो गई है। आज के लिए नाजरीन इतना ही, मंडे को आपसे फिर मुलाकात हो।